कल जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। और उस बॉन्ड प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले बॉन्ड लेंथ को देखा कि जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं उन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाइज के बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियाई के सेंटर से और दूसरे न्यूक्लियाई के सेंटर तक का बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। मतलब एक एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल को अलग तो कर नहीं सकते या एक बॉन्ड जहां पे बना हुआ है उसको अलग कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं वो सभी का एक लेते हैं और फिर एक एवरेज निकालते हैं। क्योंकि वो साइज बहुत छोटा होता है उनका, तो इसलिए अलग से उनका नहीं निकाल पाते, तो एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं न्यूक्लियाइज का। ठीक है ना। तो न्यूक्लियाइज के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और उसको एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ फैक्टर्स हमने देखे जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज एटम का। अगर साइज एटम का ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस अब नामे के और साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दो बॉन्डेड एटम्स की कम है या ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं, और ज्यादा खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने पर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी अगर बढ़ता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। फिर हमने बात की कि मल्टीसिप्लिटी ऑफ बॉन्ड की, कि अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से अगर हम कंपेयर करें तो बॉन्ड लेंथ मल्टीसिप्लिटी बढ़ने पर घटता है। मतलब सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड वाले जो होंगे उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है उस पर हम बात कर रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पर वापस से, जैसे आपके पास में मान लीजिए कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब मैं वैसे बना देता हूं ताकि आपको वैसे लिखना ना पड़ेगा मुझे। जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो बॉन्ड लेंथ ये होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, और छोटा हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ मल्टीसिप्लिटी बढ़ने पर घट जाता है। और इसको अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन है। और ये डिपेंड करता है s करेक्टर पर, क्योंकि s करेक्टर जो है, s जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस और उसके पास में सबसे पहला कौन होता है, s। ठीक है ना। तो s सबसे पास होते हैं। अगर s करेक्टर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो s करेक्टर जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। अब यहां पर अगर आप sp4 में, sp3 में देखें तो जो s करेक्टर है वो यहाँ पे 25% है, और जो p करेक्टर है, p करेक्टर वो 75% है। p दूर होता है s से। और यहां पर अगर हम s करेक्टर की बात करें तो s करेक्टर 33% है, और p जो करेक्टर है वो p करेक्टर 66% है। और इसमें अगर हम बात करें तो 50% तो s करेक्टर है और p करेक्टर भी 50% है, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल्स है ना, s और एक p, तो 50-50 होते हैं दोनों। तो देखो s करेक्टर कहां पर ज्यादा हुआ, s करेक्टर ज्यादा हुआ इस sp हाइब्रिडाइजेशन में, कितना, 50%। और जब ये 50% होगा, ज्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा करेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर sp2 में हम देखेंगे तो s करेक्टर 33% है, मतलब 50% से कम, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर sp3 में देखेंगे तो s करेक्टर 25 है, मतलब 33 था अब 25 हो गया और घट गया। तो अगर s करेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां आप बता सकते हो कि मल्टीसिप्लिटी हो या हाइब्रिडाइजेशन हो, वो क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी जो बॉन्ड्स की होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या कई बार इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी होती है कि जब कोई बॉन्ड बनता है, देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर हम कोई बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमेशा एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। वहां पे प्लस एनर्जी जो है वो क्या होती है, ऐड करनी पड़ती है। और जब भी हम किसी बॉन्ड को बनाते हैं, जब ये दो कार्बन पास पास आकर के बॉन्ड बनाएंगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, वहां पर एनर्जी निकलती है। ठीक है ना। दो चीजें जब भी पास पास आकर के कोई नई चीज बनाती हैं तो हमेशा एनर्जी निकलती है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब हुआ कि बॉन्ड के बनने पर जो एनर्जी निकलती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी इसके बनने में लगेगी उतनी ही एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी। मतलब ये जो प्लस ई है जो इसको हम तोड़ रहे हैं, और ये जो माइनस ई है जब हम ये इसको देख रहे हैं कि बनने में कितनी निकल रही है, ये दोनों क्या रहेंगी, ये दोनों बराबर रहती। बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी निकलती है उसी बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए तो उतनी ही एनर्जी दे करके उसको तोड़ना पड़ता है। तो आप दोनों तरह से उस डेफिनेशन को दे सकते हो कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में लगती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक मोल बॉन्ड के बनने में निकलती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और इसको हम किलो जूल्स पर मोल में लेते हैं। पर मोल आपको मालूम ही है, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल को ले नहीं सकते क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोल यूज करते हैं। अब 1 मोल का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो। एटम्स की बात कर रहे हैं तो वो 1 मोल एटम्स का हो जाएगा। आयंस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल आयंस का हो जाएगा। या किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल की, तो वो उतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो 1 मोल का मतलब डायरेक्टली है ये नंबर, इतने नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर जो है वो यही है। तो इसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी आपकी किलो जूल्स पर मोल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही वो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसकी बनने में निकल रही है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे पहला फैक्टर वही बता सकते हो कि जो एटम का साइज है, साइज ऑफ एटम, ये प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर साइज छोटा है और साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखेगा। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ जाएगी। अब ये मॉलिक्यूल में ले रहे हैं हम, है ना, ये मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो यहां पर बढ़ जाती है। और अगर बड़ी बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड होगा तो आसानी से टूट सकता है, और छोटी बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी जो है उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसको अगर आप समझो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक कंपाउंड है जो कि एक बॉन्ड है जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। एक कंपाउंड मेरे पास में है कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड वाला, और एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ कि कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? अब देखो, इसका साइज जो है वो छोटा है, ब्रोमीन पे जाएंगे साइज और बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन पे जाएंगे तो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसका साइज बड़ा है तो यहां पर ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो आप कह सकते हैं कि ये वीक है इससे। और यहां पर अगर आप ब्रोमीन और क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है, ब्रोमीन का बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो CBr बॉन्ड है ये क्या होगा, वीक होगा इस
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से। तो यहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये वीक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि यहां पर इसका साइज बड़ा है। इस तरह से आप मल्टीसिप्लिटी को भी ले सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीसिप्लिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाए। साइज छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है वो क्या होगा? वो वीक बॉन्ड होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है इस बॉन्ड को, और यहाँ साइज छोटा है बॉन्ड लेंथ का, इसलिए इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। या फिर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को भी बात कर सकते हैं। कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कार्बन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब वीक बॉन्ड। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो। जैसे आप यहां पर एग्जांपल ले लो, जैसे आप मैंने HF का एग्जांपल ले लिया, या मैंने HCl का एग्जांपल ले लिया, HBr का एग्जांपल ले लिया, HI का एग्जांपल ले लिया। अब आप देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन का, और कम है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हुआ तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है ना? तो इसलिए ये क्या है? ये वीक बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी? लो, है ना? लो बॉन्ड एनर्जी। और यहां पर क्या होगा? इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या सी होगी? हाई, हाई बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो इस तरह से आप यहां पर शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस साइज, मल्टीसिप्लिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका जो डिफरेंस है वो। और एक और फैक्टर यहां पर काम करता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो जितने ज्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे उतना ही वो क्या करता है? रिपल्शन करता है। क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, BS-CPR थ्योरी में, कि अगर कहीं पर, जैसे अगर हम यहां पर बात करें NH3 में एक लोन पेयर है, अगर हम वाटर में बात करें तो दो लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर एक है तो कम रिपल्शन होगा, और लोन पेयर अगर दो है तो ज्यादा रिपल्शन होगा। अब ज्यादा रिपल्शन होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा, और बॉन्ड दूर दूर हो जाएगा तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना? तो ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स का मतलब है ज्यादा रिपल्शन, और ज्यादा रिपल्शन का मतलब है कम एनर्जी। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यहां पर कम एनर्जी किसकी होगी? इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो कम बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी। ये ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखता है, ये कम बॉन्ड एनर्जी रखता है। अब आप बोलोगे साहब मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट कम है और वाटर का ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भी अलग से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे, जैसे कि हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अगर हम बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में क्या है? वो एक लोन पेयर है। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर्स है। इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड देखें तो यहाँ पर दो लोन पेयर्स है, दो लोन पेयर्स। और अगर हम फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पे तो आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक तो वो कर लेता है शेयरिंग, और 6 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, है ना? तो लोन पेयर यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा। ये जो फ्लोरीन है इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा? वो होगा लो। और ये जो कार्बन कार्बन जो है इसका बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा? हाई। इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए आप देखोगे कि कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है उतना ही उसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ता जाता है, वो उतना ही ज्यादा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो
जब कम कार्बन वाले अगर आप कंपाउंड्स को देखोगे तो वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, अगर उनका कार्बन नंबर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और ज्यादा कार्बन बढ़ जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए आप देखते हो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या है, ये गैसियस फॉर्म में। और जब आप पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन इस पर जाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बॉन्ड कार्बन कार्बन के और ज्यादा बढ़ गए। और जब आप 18, 19, 20 कार्बन तक पहुंचते हो तो पैराफिन वैक्स जो सॉलिड होती है उसमें पहुंच जाते हैं। और भी ज्यादा अगर हजारों लाखों की संख्या में अगर कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना। और फ्लोरीन किसी तरह का पॉलीमर भी नहीं बनाता है ना, बट कार्बन जो है उसके कंपाउंड्स बहुत सारे पॉलीमर भी बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैं आपको बता रहा था। एक प्रॉपर्टी और आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब देखो ये बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल है कि अगर आपके पास में कोई भी, देखो अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब दो एटम का डायएटमिक मॉलिक्यूल है, तो हमेशा क्या बनाएगा, एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाएगा। चाहे वो ऐसा हो, चाहे इसको हम इस तरह से कर दें तो ऐसा बना देगा, इस तरह से कर दें तो ऐसा बना देगा, लेकिन रहेगा तो लीनियर ही। यहां पर ये चेंज तो नहीं होगा, है ना, लीनियर ही मॉलिक्यूल रहने वाला है। लेकिन अगर हम ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें 3 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स 3 अगर हों, तो वो 3 नंबर ऑफ एटम्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके एंगुलर। एंगुलर मतलब जैसे अगर 3 हुए तो वो कैसे बना सकता है, वो ऐसा भी बना सकता है, ये ए है, ये बी है और ये ए, है ना, ये लीनियर। लेकिन ये बैंड स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ये इस तरह से भी बना सकता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, ये दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है, इसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ओके, सो यहां पर अगर ये लीनियर बना रहा है तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 का नहीं होगा बल्कि 180 से कम हो जाएगा। तो यहां पर जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये 107.5 डिग्री के आसपास को होगा, ये 105 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है ना। तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। जो बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए वो कितना हो गया, ऐसा। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन को भी अगर हम देखें तो ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म जो होती है वो क्या बताती है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ये उतना भी नहीं है, और कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर है, रिपल्शन होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, रिपल्शन और ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये और अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो 107 था वो 105 ही रह जाएगा। और अगर एक लोन पेयर है तो रिपल्शन कम है, तो ये जो 109 था ये और अंदर की तरफ यहाँ पर आता तो वो 109 की जगह 107 रह जाता है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीजें हैं जो बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से एक और चीज आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वो पढ़ते हो आप डाइपोल मूवमेंट, है ना। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि पोल, अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास में है और उसके दो पोल्स वहां पर अगर प्रेजेंट हैं, जैसे एक पोल पॉजिटिव है और एक पोल निगेटिव पोल अगर वहां प्रेजेंट है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल दो पोल,
डाई से मतलब समझ रहा है दो पोल, दो पोल, पोल का मतलब होता है दो अपोजिटिवली चार्ज्ड या फिर डाइपोल को हम दो विपरीत या अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हुए जो एंड्स हैं या सिरे हैं उनको हम डाइपोल बोलेंगे। जैसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे डाइपोल, तो ये एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव नेगेटिव हो, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यहाँ, तो ये डाइपोल नहीं है, इसमें पोल्स बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर भी जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींच रहा है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा? वो डाइपोल मूवमेंट आएगा जीरो, कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने एक हाइड्रोजन ले लिया और एक हमने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो यहां पर डेवलप हो जाएगा एक चार्ज, है ना। तो ये चार्ज डेवलप हो गया, तो इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया? ये डाइपोल जो है मॉलिक्यूल हो गया या पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसको हम डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और हम कहते हैं, अच्छा एक चीज और कि ये डाइपोल, अब ये जो बॉन्ड है, ये ए और बी के बीच का बॉन्ड या फिर ये ए और इस बी के बीच का बॉन्ड, अब देखो यहां बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, और यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन कितने काम आते हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। अब जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, है ना, इस मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये सारी कहानी तब होती है शुरू। क्योंकि जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा? आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाला है, जो पॉजिटिव एंड है उस तरफ ये मूव करने लगेगा, ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेगा। तो आप देखो कि जब ये साइज छोटा होगा या बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ए और बी इसको ज्यादा स्ट्रांगली आकर्षित करके रहेंगे, ये इसको इधर जाने नहीं देंगे। और अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो कहां पर है? काफी दूर है इससे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे, और ये क्या होगा? ए के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये जो बी है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये पास पास अगर होते हैं, ये ए और ये बी, ये पास पास है, तो ये इधर जाता तो है लेकिन उतना पता ही नहीं चलता कि वो गया है या नहीं गया, ठीक है, कम जाएगा। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि साहब इस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज डेवलप हुआ है वो कितना डेवलप हुआ है। अब वो जितना ज्यादा शिफ्ट होगा उतना ही ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। अगर ये थोड़ा शिफ्ट होगा तो थोड़ा चार्ज डेवलप होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा तो ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। तो एक तो ये डिपेंड करता है चार्ज पे। दूसरा डिस्टेंस पर, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, अब ये दूरी पर है तो ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के इस तरफ ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया। और अगर ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये जो डिस्टेंस है ये अगर कम है पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के बीच का, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम विस्थापित होगा। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, अगर चार्ज बढ़ता है तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो दोनों के बीच का जो चार्ज है वो, और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये दिशा बताती है। अगर ये बॉन्ड जो है वो इस तरह से अगर ना होकर के ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है? दिशा बदल गई इसकी। पहले ये दिशा कैसी थी? ऐसी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया है, और अब क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा पॉजिटिव चार्ज तो इधर है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ है। तो ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो नहीं जाएगा कि ये ऐसा बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव एंड था और ये मेरा नेगेटिव एंड था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चला जाए। तो ऐसा कर्व्ड बॉन्ड तो नहीं बनता है, ऐसा घुमावदार या कर्व वाले बॉन्ड तो नहीं बनते। इसलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन में
जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरफ जिस तरफ एक एरो से, कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर ये HCl है तो इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, और जहां से जाते हैं वहां पर इस तरह से ये कट लगाए। तो ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार से इन चीजों को नहीं पढ़ना है, बट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो बॉन्ड लेंथ हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड एंगल हो सकता है, या फिर उस बॉन्ड की वजह से उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो अगर किसी तरह से आ रहा है, उसमें जो पोलैरिटी है वो कितनी आ रही है, डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, तो वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो वो भी हमने यहां पर डिस्कस की। अब जो चीजें बचती हैं वो थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं इस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, और जो बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे अब कल।